जो वाक़या हुआ, अब इससे हालात कितने मज़ीद ख़राब होंगे और पानी का जो मसला है वो हिंदुस्तान के लिए वो हिंदुस्तान से किस तरफ आता है और ये इसमें कितना संगीन मसला है? जी देखिए, पानी का मसला तो सारी दुनिया जानती है कि बड़ा संगीन मसला है, और जी, आपको पता है कायद-ए-आज़म ने कहा था कि कश्मीर हमारी शह-रग है, और किस लिए कहा था? इसीलिए कहा था। और कौन अपनी शह-रग पे किसी को पाँव रखने देता है? ये भी एक कुदरती बात है। तो पानी का मसला तो संगीन है, और बार-बार एक तो हमने कह दिया कि ये ऐलान जंग है। उसके अलावा मैं 1-2 चीज़ें और बता दूँ। एक तो ये कि हिंदुस्तान को ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक तो एटमी 2 ताकतों के दरमियान खुली जंग नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए, जब तक कि कोई एक साइड पागलपन का इज़हार ना करे। तो अगर कोई ऐसा इज़हार करेगा तो उसका जवाब तो अच्छा दिया जाएगा। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया तो मेरा 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो ये कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से पाकिस्तानी फ़ौज में ये अहलियत है कि जहाँ से पानी आता है, हम वहाँ भी पहुँच सकते हैं। उनका ये ख़्याल है पानी बंद कर देंगे, जी। तो जहाँ से वो अब बंद करना पानी बंद चाहते करना हैं तो इतना हम आसान उधर भी काम पहुँच नहीं सकते है। हैं। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो उनको मालूम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उनको मालूम नहीं है। तो ऐसा ना हो कि वो फिर पछताते रहें कि ये हमने क्या किया, क्योंकि जिस किस्म की आग बरसेगी अगर उन्होंने कुछ किया तो। मैं कोई हुँ, धमकी नहीं दे रहा, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि हम एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही एक आप समझें कि कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं होगी। लेकिन रवायती हथियारों में भी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिनका अभी उनको इल्म नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और मैं ऐड करना, अगर उनके ज़हन में ये है कि कुछ मुल्क उनकी मदद करेंगे, चाहे वो इंफॉर्मेशन के तरीके से मदद करें या किसी और तरीके से मदद करें, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे साथ भी कुछ ऐसे मुल्क हैं जो हमारी मदद भी करेंगे। हुँ। ऐसा ना हो कि वो दरमियान में फँस जाएँ और बिल्कुल हम उनको 2 साइड से दबोच लें। ये उनको सोच लेना चाहिए। सर, अक्टूबर में 2023 में अपने अपने कॉलम में लिखा था कि मौजूदा सियासी, सिक्योरिटी, माशी हालात इतनी ख़राब है कि 2023 से अब तक क्या बेहतरी आई है और ख़राब इसमें क्या ख़राब हुआ है और क्या चीज़ें हमें सही करनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? जी देखें, जो जो चीज़ें कुछ तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है वो हमें हुँ, मानना चाहिए। जी, आपको पता है कि स्मगलिंग बंद हुई है, डॉलर मुस्तहकम हुआ एग्ज़ैक्टली। है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस बेहतर हुआ है, रेमिटेंसेस थोड़ी-सी बेहतर हुई हैं। इंटरनल भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से खर्चों को कंट्रोल कर नहीं सके जैसे करना चाहिए था। एग्ज़ैक्टली। लेकिन ओवरऑल जब आप महँगाई और उसके असरात देखते हैं तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप ये देखते हैं कि आपके कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, मस रोटी सब लोग हैं जो खाते हैं। गंदम का रेट आप जो भी करें, आप कहें जी 2200-2300, लेकिन रोटी तो आज भी ₹15 से नीचे नहीं है। तो जब तक ये खाने-पीने का मामले सीधे नहीं हो जाते तो जी, ये महँगाई और वो परेशानी तो रहेगी। लेकिन अब ये जो हिंदुस्तान ने काम किया है, इसके नतीजे में मुझे ये लगता है कि शायद कौम मुत्तहद हो जाएगी, और जो हमारी आपस की रंजिशें हैं वो ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर हो जाएँगी। हुँ। तो ये तो उल्टा हमें फ़ायदा पहुँचाने वाली बात उन्होंने की है। सर, पिछले 2 साल से जो कि ना आपका चंद लोगों में शुमार किया जाता है कि आप पिछले 2 साल से आपने तहरीक-ए-इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक मुज़ाकरात तय करने की कोशिश की है, एक मसालियत अदा करने की कोशिश की है। तो क्या समझते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ तक पहुँच रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अब ये जो धमकी दी है हिंदुस्तान ने, हुँ, इसके बाद तो बहुत बड़ा मौका पैदा हो गया है दोनों साइडों के लिए, अच्छा। कि वो इसको इसको बुनियाद बनाकर एक्सक्यूज़ मी क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान के मफाद में है वो तो सभी को करनी चाहिए। इस वक़्त पाकिस्तान के मफाद में ये चीज़ है कि हमारा जो इंटरनल फ्रंट है, जी, अंदरूनी तौर पर हम एक बिल्कुल यकजहती का मुज़ाहरा करें। और उसके लिए मैंने जो वो एक दी है, एक आप समझें कि सजेशन दी है, जी, वो ये है कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स, तमाम बड़ी इंस्टीट्यूशंस के हेड, मीडिया के हेड्स ये जमा हों, जुडिशरी, और वो सब लोग मानें कि हमसे गलती है, क्योंकि ये जितनों का मैंने नाम लिया, एक भी ऐसा नहीं जो कहे कि हमसे गलती नहीं हुई है। सबसे गलतियाँ हुई हैं। सबसे हुई हैं। अपनी-अपनी गलतियों की माफ़ी माँगे, और इस डिटेल में ना जाएँ कि नहीं तुम्हें पहले हम तुम्हारी गलती की सज़ा देंगे, फिर हम आगे नहीं चल पाएँगे। फिर आप मुझे सज़ा देंगी, मैं आपको सज़ा दूँगा, किस-किस को कौन-कौन सज़ा देगा। हमें एक लाइन खींच लेनी चाहिए कि आज के बाद हम पुरानी गलतियाँ नहीं दोहराएँगे, और हम
नए इलेक्शन कमीशन के तहत नए इंतखाबात के बाद जिसका हक बनता है उसके वाले हुकूमत करेंगे। और जो बड़े बड़े मंसूबे चला रखे हैं इस वक्त SIFC के तहत या ग्रीन पाकिस्तान के तहत जितने इनिशिएटिव्स हैं और ये आपके मादनियात वाले, जी। ये सब चलाए जाएं, चलते जाएं। सिर्फ पॉलिसी डिसीजन जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ले और इंस्टीट्यूशन जो है उनके साथ बिल्कुल लग के खड़े हो जाएं। ये एग्ज़ैक्टली। हल भी है हुँ। मामले का, और इसके लिए थोड़ा सा आपको कूलिंग डाउन पीरियड चाहिए होगा क्योंकि अभी जी। बहुत गर्मा गर्मी है। तो एक तो मैं कहूँगा कि इस मौके से फ़ायदा उठा के आपस में बातचीत शुरू कर दें। जिन लोगों को पॉलिटिकली दबाया जा रहा है उनके ऊपर हल्का करें। जो उनकी तरफ से गाली गलोच ब्रिगेड है उसको बंद करें ताकि ये एक अच्छा माहौल पैदा हो, और उसके बाद हम आगे चलें और फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि सब इन्हीं पार्टीज़ में से लोग लिए जाएं, क्योंकि हर पार्टी में बड़े अच्छे लोग हैं। एक बैलेंस गवर्नमेंट बनाए और उसके बाद आप इंश्योर करें इंतखाबात। ये सवाल पूछा जा सकता है कि इसके जवाब में जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये कौन से आइन के तहत होगा जी? तो फिर मेरा ये जवाब है कौन से सवाल। आइन के तहत होगा सर? हाँ जी, तो मैं इसमें ये कहूँगा कि जो कुछ हो रहा है वो कौन से आइन के तहत हो रहा है। तो बेहतर ये है कि अगर आइन के तहत आपने कोई काम नहीं करना तो अच्छा हाँ, काम करें, अच्छा और काम ये मैं करें। अच्छा काम तजवीज़ दे रहा हूँ। ए उसके बाद हाँ, आइन के मुताबिक मुल्क को चला आप दें। एक एग्ज़ैक्टली। चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, लोग जी। पूछते हैं गारंटी कौन देगा? गारंटी कौन देगा? सर जी। मेन बात की तो ये ना कि एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात कर लें, बात कर लें, लेकिन गारंटी कौन देगा खान हाँ साहब जी। की? पहले हम ये गलती करते रहे हैं कि हम गारंटियाँ बाहर से लेते रहे हैं। जी। कभी आपने अमेरिका से गारंटी ली, कभी सऊदी अरब से गारंटी ली, कभी किसी से गारंटी ली। इस दफ़ा मेरी प्रपोज़ल ये है कि हम पाकिस्तानी अवाम से गारंटी लें, और उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप मीडिया के सामने बैठें, सारे मीडिया चैनल आप पर फ़ोकस करें, और ये तमाम लोग जिनका मैंने ज़िक्र किया ये बैठे जी। हों, ये कहें ये हमारी गलती है, आइंदा हम नहीं करेंगे। अगर हम में से कोई करे तो अवाम हमारा मुहासबा कर सकते हैं। आपके ख़्याल में क्या हमारे सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठ के कहेंगे कि हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट देखिए, करते हैं? पाकिस्तान की खातिर तो ये करना पड़ेगा। वरना जिस किस्म का स्टैंड ऑफ मौजूद है, जिस किस्म की कड़वाहट मौजूद है, जिस किस्म के ये गहरे होते चले जा रहे हैं वक्त के साथ, ये तो हम दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। ये क्या चाहेगा भारत, क्या चाहेगा, दुश्मन क्या चाहेंगे? वो यही चाहेंगे कि सोसाइटी बटी रहे, कुछ लोग इधर हों, कुछ लोग उधर हों, और वो इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठा के कोई हमारे हमारे ऊपर ज़ख्म लगाएं और फिर कोई अपने मर्ज़ी का काम कर लें। आपके ख़्याल में सर अभी एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे, कोई राब्ते हो रहे हैं और अगर हो रहे हैं मुझे तो किस लेवल पे हो रहे हैं? मालूमात तो नहीं है, लेकिन हाँ, हो रहे होंगे ज़रूर। हो रहे होंगे। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि एक इतनी बड़ी पार्टी जिसकी इतनी बड़ी जी। फॉलोइंग हो, इमरान खान जैसा भी है, जो भी कोई समझता है वो अलग बात है। लेकिन जो उसकी फॉलोइंग है, उसकी जो परसेंटेज है, उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। मतलब जो बहुत मोहतात अंदाज़े भी हैं, वो भी अक्सरियत वाले वो लगाते हैं उस बात को। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई में 2 जमातें हैं, 2 धड़े हैं। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट का अपनी ये बात है कि हम पीटीआई से किस हद तक मुज़ाकरात करें या क्या बात करें, क्योंकि पीटीआई एक बहुत बड़ी सियासी जमात है और सियासी जमात होने के नाते उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है। 9 मई की वो बात करते हैं, जी। फिर वो दरार कहते हैं कि पीटीआई ने दरार पैदा करने की कोशिश की, तो आप क्या समझते हैं? जी, इसमें इसमें तो कोई शक नहीं। मैं जब कह रहा हूँ ना कि सबसे गलतियाँ हुई हैं, जी। तो उसमें 9 मई भी शामिल है, लेकिन उसमें फिर 8 फरवरी भी आती है, फिर 26 नवंबर भी आता है। तो फिर कौन किससे माफ़ी माँगेगा? ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं तजवीज़ दे रहा हूँ उसमें माफ़ी गलती मान ली जाए, लेकिन माफ़ी जी। तलाफ़ी की गहराइयों में ना जाया जाए। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, और ये पीटीआई को समझ जी। लेनी चाहिए कि अफ़वाज पाकिस्तान के सिवा इस मुल्क का दिफ़ा और कोई नहीं कर सकता। आजकल आपको ऑर्गनाइज़्ड फ़ौजों की ज़रूरत होती है, और आप देख लें कि मुल्कों के साथ क्या हुआ है। अगर आप सीरिया को देख लें, अगर आप नाइजीरिया को देख लें, अगर आप और मुल्कों को देख लें, यमन है, सूडान है, और भी मुल्क काफ़ी सारे हैं, जिनके साथ बारी-बारी यही हुआ है जो मैं कह रहा हूँ कि उनको तोड़ा गया। कुछ लोग खड़े हो गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जी। काफ़ी लोग खड़े हो गए अपोज़िशन के साथ। अपोज़िशन ने रिबेलियन कर दी, मतलब जो लोग टेररिस्ट को साथ मिला लिए। ये तो शुक्र है कि हमारी अपोज़िशन ये बेवकूफ़ी नहीं कर रही। हालाँकि 2-3 लड़के हैं बड़े नौजवान जो इस किस्म के इंदिया दे रहे हैं कि हमें बगावत कर देनी चाहिए। ये काम करने के नहीं है, ऐसे मुल्क टूट सर जाते आप हैं। मुराद सईद साहब की तो नहीं कह जो रहे? भी है, हाँ। तो उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ये बगावत, आप किसके खिलाफ बगावत करेंगे? आप क्या समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइज़्ड फ़ोर्स के साथ खड़े होंगे?
उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। अगर खड़े होंगे तो फिर क्या दूसरे मुल्कों से आप मदद लेके ये काम करेंगे? फिर तो उनके सारे मामले होते हैं। ये बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो जी। फ़ौज के अंदर बगावत करवाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, जो कि कभी इंशाल्लाह नहीं होगी। वो भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को मुत्तहद रखने के लिए और पूरी कौम को यकजा करने के लिए, और ख़ासकर अब मौका है क्योंकि एक थ्रेट आपके ऊपर आया है, तो इसमें वो जो मैं रिकंसिलिएशन और ट्रुथ कमीशन की बात कर रहा हूँ, उसको अंदर लाया जाए और आगे चला जाए। सर, अब बात कर रहे हैं बाहर बैठे लोगों की, और जो हमारे बाहर बैठे लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, व्लॉग करते हैं, एक बयानिया बनाते हैं। आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, जबकि पाकिस्तान के जो कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, आप उनका नाम लेके तनकीद करते हैं। फिर आप आर्मी चीफ को कहते हैं, DGISPR को कहते हैं कि आप इनको मना करें, ये आपके लिए ज़हर कातिल हैं। इस बारे में क्या कहना नहीं, मैं चाहेंगे? तो उनके खिलाफ बोलता हूँ, जी। और ख़ासकर वो लोग जो फ़ौज के अंदर कोई गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं, मैं तो उनका एग्जैक्टली। नाम ले लेके बताता रहा हूँ। उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ है, उनको सज़ाएँ भी हुई हैं, वो अभी वापस आ भी नहीं सकते। आप जानती हैं मैं किनका ज़िक्र कर रहा हूँ। और ऐसे लोग जो कि फ़ौज के साथ मुकाबले की बात करते हैं, वो तो कोई पाकिस्तान की का फ़ायदे की बात नहीं कर रहे। स्टेट से आप टक्कर नहीं ले हाँ, और सकते। दूसरी बात ये है कि जब आप बाहर की बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे दुश्मन उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जी। तो वो जो देखें, हम पॉलिटिकली बात करना एक और बात होती है, लेकिन स्टेट ऑर्गन के खिलाफ खड़े हो जाना एक और बात होती है। आप अगर आपने कोई इनकलाब भी लेकर आना है, तो आप सियासी इनकलाब लेकर आएँ। अदरवाइज़ खून खराबे वाला जो इनकलाब है, वो मेरा ख़्याल है कि वो किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा सिवाय दुश्मनों के। जी। सर, शुरू से सुनते आ रहे हैं हम कि सियासतदानों पे पाबंदियाँ लगती हैं ना, सियासतदान मेन स्ट्रीम पे बैन होते हैं, मीडिया पे बैन होते हैं, तो फिर आप क्यों बैन हुए? ये तो ख़ैर, एक तो मैं कहा करता हूँ कि जो 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 मैं कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, मैं कभी फ़ौज के सिपहसालार के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, लेकिन मैं फ़ौज की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। हुँ। और उसको मैं तो ये समझता हूँ कि समझना चाहिए कि मैं फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूशन को, कि जो पब्लिक की एक राय है, अ, वो मैं पहुँचा रहा हूँ उनको, कि पब्लिक में इस किस्म की बातें कही जा रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं दरमियान में दीवार बन जाऊँ अगर कोई फ़ौज के ऊपर हमला करने की कोशिश करे या कुछ। लेकिन ये हमारे, मैं कहा करता हूँ, हमारे घर का मामला है, तो जैसे घर के मामले घर में सँभल जाते हैं, हुँ, हुँ। तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने ये पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, तो इंशाल्लाह कभी वो मान लेंगे इस बात को। और जैसे मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा है कि ज़रूर वो मुझे गले लगाएँगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पता चल जाएगा कि कि घर ये का ही शख्स बंदा हमारे है। फ़ायदे की बात कर रहा था, जी। नुकसान की बात नहीं कर रहा था। आपके इदारे को आपसे क्या शिकवा है, क्या शिकायत है? बस उनको ये शिकायत है कि मैं जब कहता हूँ कि अक्सरियत अवाम की इमरान खान के साथ है, तो मैं तो एक फैक्ट बताता हूँ। जी। और मैं ये कहता हूँ कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। उसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान है। हुँ। उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी है। एग्ज़ैक्टली। तो लेकिन जब अवाम की अक्सरियत जिस तरफ हो, जो वो कह रहे हों, उनकी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि फ़ौज के बगैर कोई मुल्क की हिफाज़त नहीं कर सकता, इसी तरीके से ये बात भी मानने वाली है कि अवाम की अक्सरियत को अलग करके आप मुल्क नहीं चला सकते। आपके ख़्याल में इमरान खान साहब में क्या ऐसी खूबी है या क्या ख़ासियत है जो बाकी लीडरों में नहीं है? देखिए, मुझे जो कंपैरेटिवली नज़र आता है, वो एक तो ये है कि इमरान खान इन तमाम पॉलिटिकल लीडर से बहादुर जी। है। उसके उसके गुफ्तगू का अंदाज़ भी अच्छा है, और उसकी सोच भी बहादुर है, वो हमने जी। देखा भी है, उसकी बात से भी अंदाज़ा लगाया। दूसरा ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि उसमें उस किस्म की सियासी चालाकियाँ नहीं हैं, जैसे बाकी लोग करते हैं। वो थोड़ा-सा सीधा है, अपनी बात बरमला कहता है। तो ये मुझे बात पसंद है, और मैं ये भी हमेशा से कहता रहा हूँ कि अगर कोई मिसाल के तौर पे पीटीआई में अगर मौरूसियत शुरू हो गई, उन्होंने विरासत शुरू कर दी जैसे बाकी सारी पार्टियों में, कि अपनी बहनों को उन्होंने दे दिया कमांड एंड जी। कंट्रोल, जो कि मेरा ख्याल है नहीं होगा, तो मैं उस पार्टी को भी छोड़ दूंगा। अब जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, जी, मुझे जी, बहुत एग्ज़ैक्टली। पसंद है। हाँ। और जो ही मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि अक्सरियत अवाम के साथ मैं खड़ा हूँ, और उनके जज्बात पहुँचा रहा हूँ मैं बाकियों तक, एक किस्म का मैं पुल का किरदार अदा कर रहा हूँ, ताकि जो कड़वाहट है वो कम हो, ताकि जो स्टैंड ऑफ है वो कम हो। इसको अभी दोनों साइडें नेगेटिवली लेती हैं। बाज़ औक़ात जो नौजवान हैं पीटीआई के, वो भी नाराज़ होते हैं कि भी मैं फ़ौज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ।
मैं उनको कहता हूँ कि बच्चों, फ़ौज की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ मैं भी बात कर रहा हूँ, और लेकिन वो पॉलिसीज़ बाद में ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन फ़ौज एज़ ए इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ अगर आप बात करेंगे कि अंदर से इसमें कोई गड़बड़ पैदा हो जाए या आप उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दें और आपस में भिड़ जाएँ, तो इसका तो मैं कभी साथ नहीं दे सकता। आज़म स्वाति साहब कहते हैं कि खान साहब ने उन्हें मैंडेट दिया है एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का, तो क्या सर ये बात दुरुस्त है? मुझे आइडिया नहीं है। ये तो खान साहब ही बता सकते हैं खुद कि हुँ, उन्होंने मैंडेट दिया। असल में बात ये है कि जो इमरान खान साहब के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती है, वो ये है कि बावजूद इसके कि उनको बार बार बेल मिल जाती है, लेकिन फिर बार बार किसी और चीज़ में केस उनको, बनाए जाते हैं हाँ जी, आपके। केस। और किस किस बंदे के खिलाफ 100-150 केस कभी आपने सुना है दुनिया में? वो तो खैर छोड़ दें, अलग बात है। फिर ये कि ये जो सेलेक्टिव मुलाकातें हैं, जिसको चाहा मुलाकात की इजाज़त दे दी, जिसको चाहा मुलाकात की इजाज़त ना दी। मंज़ूर नज़र जो जी, मुलाकातें उससे होती फिर हैं। ये होता है कि एक उनको तो अंदर बैठे कुछ पता नहीं है, ना उनके पास टीवी है, ना उनके पास कोई मालूमात के ज़राए हैं। तो उनको तो जो फ़ीड किया जाता है, तो इसलिए हो सकता है, और वो तो थोड़े से जल्दी बात में आ भी जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है बाज़ औक़ात। लेकिन जब तक आप खान साहब को बाहर नहीं निकालेंगे, ये टूट-फूट रहेगी जी। इसमें, और ये टूट-फूट किसी फ़ायदे में नहीं है। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना कि पार्टी को तोड़कर, इनके अंदर लोगों को उभार कर ये कोई फ़ायदा पहुँचा रहे हैं हुँ, पाकिस्तान को, तो ये बात नहीं है। पीटीआई एक ऐसी जमात है, जिसका तमाम सूबों में, गिलगित-बल्तिस्तान में, कश्मीर में एक स्टैंडिंग है, बलूचिस्तान तक में है। तो ये वो जैसे किसी ज़माने में वो सही स्लोगन होता था कि बेनज़ीर तमाम सूबों की ज़ंजीर। हुँ। तो आज अगर कोई तमाम सूबों को इकट्ठा करने का अहल है और तमाम लोगों से किसी स्ट्रेंथ में बात कर सकता है, तो इमरान खान है। इमरान खान है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल जो सलमान अकरम राजा हैं, सर वो अक्सर रोते रहते हैं। कहते हैं हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जबकि कुछ लोग मंज़ूर नज़र हैं उनकी मुलाकातें करवाई जा रही हैं, उनकी बहनों की भी नहीं करवाई जा रही। आपके ख़्याल में क्या उनकी बहनों कंप्रोमाइज़्ड हैं? कहीं ये वजह तो नहीं है कि ये लोग समझते हैं कि वो कंप्रोमाइज़्ड नहीं है? देखें जी, बहनें तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हैं। बहनों में तो एग्ज़ैक्टली। 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो ये कि वो अपने भाई के प्यार में सरशार हैं। जिस तरीके से वो चाहती हैं कि भाई उनका बाहर आए, मेरा ख़्याल और किसी का वो इतना जज़्बा नहीं है। दूसरा, वो अवाम की भी बहुत हमदर्द हैं। वो ऐसे नहीं, तो इतनी खुदगर्ज़ नहीं है कि वो सिर्फ़ कहें कि जी हमारे भाई को छोड़ो, बाकी मामले जो जाएँ। तो जी। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है मेरे अपने असेसमेंट में। और शायद ये वजह भी है कि उनको कम मुलाकात की, और वो जब अंदर से इमरान खान कहते हैं कि मैं मुकदमों का सामना करूँगा, मैं कानूनी तौर पे बाहर आना चाहता हूँ, तो ये उनका जो है उसकी वो तायद करती हैं। तो इससे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ उनको अवाम से भी मोहब्बत है। लेकिन इस वक़्त तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान इश्यू खड़ा हुआ है, और इसका फ़ायदा उठाते हुए जिस तरीके से हम पूरी कौम को इकट्ठा कर सकते हैं, और वो जो मैंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की है, एक न्यूट्रल गवर्नमेंट की बात की है, एक नए इलेक्शन कमीशन की बात की है, एक नए इलेक्शन की बात की है, उसके बाद तो पाकिस्तान तरक्की की राह पे दौड़ पड़ेगा इंशाल्लाह। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान साहब हमसे 9 मई की माफ़ी माँगे। आपको लगता है कि क्या खान साहब उनसे माफ़ी माँगेंगे? देखिए, ये तो उन्होंने कह दिया, यहाँ तक तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हमारे लोग आए थे, आए थे। क्योंकि वो जब जो कुछ मेरे साथ किया उसका यही रद्द-ए-अमल हो सकता था। इस मेरा बात का उनके सीएम ने इंकशाफ किया, खुद जी, किया। वो भी, और दूसरा मेरा ख़्याल और लोगों ने भी प्री रिकॉर्डेड ऐसे मैसेज किए जिससे पता चलता था कि ये पहले से सोच थी कहीं कोई पर प्री कि अगर प्लान था। इस किस्म का हो तो जी। ये तो उन्होंने मान लिया। जी, जी। जो चीज़ वो नहीं मान रहे, और वो उसकी मैं भी तायद करता हूँ, वो ये है कि जो तोड़-फोड़, वैसे तो जब देखें ना बहुत बड़ा मजमा किसी जगह के करीब आ जाए, तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर नहीं सकते। कर तो ये सकते तो मैं हमेशा एग्ज़ैक्टली। कहता हूँ कि ये ब्लंडर तो है पीटीआई का, कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया कि वो आर्मी की इंस्टॉलेशंस की तरफ जाएँगे। ये तो वो तो आर्मी की इंस्टॉलेशन तो आर्मी की नहीं है, वो तो नेशनल एसेट्स हैं एक तरीके से। वो एग्ज़ैक्टली। तो पूरी कौम ने अपने टैक्स देकर वो चीज़ें बनाई हैं, जो भी है। लेकिन ये उनका मुतालबा कि ये इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए कि वो जो अंदर तोड़-फोड़ हुई है और जो सब कुछ हुआ है, वो किसने किया है और कैसे किया है। अब इसमें मुझे समझ नहीं आती कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? वीडियोज़ मौजूद हैं आपके पास, ऑडियोज़ मौजूद हैं आपके पास। एक आपने कमीशन बनाना है, जुडिशियल कमीशन, जिसके सामने आप ये सारी चीज़ें रख दें, 2 दिन में वो कह देंगे जी ये किसने किया, किसने अच्छा नहीं सर किया। पीटीआई ने ये मुतालबा कर रही है कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएँ, लेकिन फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर आप जुडिशियल कमीशन की बात करेंगे, तो फिर आप 2014 से शुरू करें। हम हाँ, पूरा नहीं, किस्सा इसीलिए तो खोलते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं जी। तो अब जुडिशियल कमीशन और हर चीज़ पीछे रह गई है। मैं तो और ही बात कर रहा हूँ कि अगर
मिसाल के तौर पे हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट कोई भी इस मुतालबे पर ज़ोर देती रहे कि जी आप 9 मई की माफ़ी मांगें, तो फिर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, क्या वो माफ़ी मांगेंगे 26 नवंबर की या 24 नवंबर को जो कुछ हुआ यहाँ पर ब्लू एरिया के इलाके में? और क्या हुकूमत या जो उस वक्त इंटरिम हुकूमत थी और जो इलेक्शन कमीशन है और जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, वो माफ़ी मांगेंगे कि हमने बल्ले का निशान ले लिया? और वो माफ़ी मांगेंगे कि फिर 8 फरवरी को क्या हुआ? कौन कौन किस किस से माफ़ी मांगेगा? तो मेरा ख्याल ये माफ़ी तलाफ़ी वाली बात है तो दुरुस्त, इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आपने माफ़ियाँ शुरू कर दी फिर उसके बच्चे शुरू हो जाएंगे कि तुमने उसकी माफ़ी मांग ली, उसकी नहीं मांगी, वो एग्ज़ैक्टली। चीज़ रहेगी, ये चीज़ रहेगी। तो ये मैं कहा करता हूँ बच्चे कि ये दूध जो था हमारा, उसकी दही बन चुकी है। अब इसको वापस आप दूध नहीं बना सकते। इसको आप रखें एक तरफ। माफ़ी तलाफ़ी के बजाय आप अपनी गलतियाँ मानें कि हम सबसे गलतियाँ हुई हैं। उनकी लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कहें कि हमसे बड़ी-बड़ी गलतियाँ हुई हैं और कोई इससे इस्तिस्ना नहीं है। कोई माई का लाल नहीं कह सकता जी मैंने तो कोई गलती नहीं की। लाइन लगाएँ, आगे चलें, मुल्क को बचाएँ, तरक्की करें, अपने गरीब अवाम का सोचें। मैं तो ये कह रहा हूँ। अब जब इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँगे, तो क्या उनकी शख्सियत में कुछ बदलाव आएगा? आना चाहिए, हुँ, मेरा ख़्याल है कि उनकी बातों से भी लगता है, जी। आना चाहिए। और पहले भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जो लोग जेलों में रहे, वो जब बाहर निकले तो उनका एटीट्यूड बहुत बदल और चुका जब था। सर वो जेल से जब बाहर आएँगे तो क्या सवाल तो ये पैदा होता है ना कि जब वो जेल से बाहर आएँगे तो क्या एस्टेब्लिशमेंट उन्हें खुल के खेलने देगी या उन्हें वो सियासत करने देखें, ये देगी? जो मैं कूलिंग डाउन पीरियड की बात करता हूँ ना, जी, ये मैं इसीलिए करता हूँ कि उस पीरियड के लिए आपको सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल करनी पड़ेंगी। उसमें काफ़ी सारे इक़दामात हैं ना जो करने पड़ेंगे, जैसे आपको जी, जी। जितने लोग प्रोसिक्यूट हो रहे हैं पॉलिटिकली, जिनको आप दबाव में लाए, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, रिहा करना पड़ेगा। इधर से ये जो गाली गलौज ब्रिगेड है पीटीआई का, इनको अपनी बातें बंद करनी पड़ेंगी क्योंकि इसके अंदर दुश्मन चीज़ें मिला के बहुत फैला देता है। और कुछ देर के लिए सड़कों पर आना बंद होगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बंद होंगी, एक इंटरिम सेटअप आएगा, एक न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन बनेगा, अच्छे इंतखाबात होंगे, वो फैसला सारे मिल के बैठ के कर सकते हैं कि किसके तहत हों, क्या करें। और इंटरिम गवर्नमेंट भी मैं कह रहा हूँ कि वो कोई टेक्नोक्रेट्स भी अगर आपने लेने हैं तो वो भी इन्हीं पार्टियों में से लें। जी। ये जो बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं 5-6, इनके लोग हों और वो उसमें से जो बेहतर लोग हैं हर पार्टी में मौजूद हैं, उनको लेकर आप बेशक किसी भी न्यूट्रल आदमी को बना दें, प्राइम मिनिस्टर आप बना दें, शाहिद खान अब्बासी को न्यूट्रल बना का दें। वर्ड तो सर ख़ैर हम नहीं यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि इमरान खान साहब कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। नहीं, वो पॉलिटिकली न्यूट्रल की बात करते थे। अच्छा, अच्छा। जो इस बात में तो न्यूट्रल अच्छा ही है। जी। जब 2 या 3 भाइयों में झगड़ा हो, उसमें अगर कोई न्यूट्रल काम किया जाए तो वो अच्छाई के ज़ुमरे में आता है। न्यूट्रल फिर हम अच्छाई का तसव्वुर करें। जी, ये न्यूट्रैलिटी अच्छाई है कि हुँ। जिसमें पता हो कि 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा है या 3 भाइयों के दरमियान झगड़ा है, तो उसमें जो न्यूट्रैलिटी है वो अच्छाई के ज़ुमरे में आती है। जी। वो तो न्यूट्रैलिटी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का क्या करेगी? क्योंकि उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं, जब खान साहब बाहर आएँगे तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट इन दोनों पार्टियों को इनकार कर पाएगी? नहीं, देखिए ये तो इन इन पार्टियों के भी सोचने की बात है ना, बजाय हुँ। इसके कि ये इस मौके को आखिरी मौका समझें। जो मैं बात कर रहा हूँ वो उसके लिहाज से ये इनके लिए आखिरी जी, मौका जी। नहीं होगा बल्कि आगे भी मौके मिलेंगे। क्योंकि मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि किसी पार्टी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप उसको पॉलिटिकल मौका दें और उसको अपना टेन्योर पूरा करने दें, फिर वो दोबारा अवाम के पास जाए, उससे फिर पता चलता है कि पार्टी कितना अपने ज़ोर पे खड़ी है, अवाम की तायद कितनी है उसके साथ या नहीं है। तो मेरे अपने ख़्याल में जो मैं तजवीज़ दे रहा हूँ इसमें सभी का फ़ायदा है। जी। इसमें जिन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल खर्च किया है इस दौरान और दाँव पे लगाया है और वो काफ़ी परेशानी में है। जैसे अभी पीपल्स पार्टी परेशानी में आ गई है नहरों के मामले में नहरों के मामले और में। ये पीएमएलएन पर भी और बहुत से पीएमएलएन के अंदर भी फैक्शंस हैं। कुछ कहते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, कुछ कहते हैं अच्छा इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था। फिर आगे के बारे में भी कुछ मुख्तलिफ उनकी राय है। तो मेरा अपना ख़्याल है कि ये चूँकि हम सब पाकिस्तानी हैं और कोई भी हम में ऐसा नहीं है जिसको आप मुहब्बे वतन ना कहें। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनको लालच ज़्यादा है और वो अपने मफ़ाद को बाज़ औक़ात ज़्यादा आगे रख लेते हैं मुल्क के मफ़ाद से। ऐसे लोगों से हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए और जो मौरूसी सियासत है उससे भी छुटकारा हासिल करना जी। चाहिए। लेकिन पूरी पार्टियाँ तो बुरी नहीं हैं और ना कोई पार्टी पूरी पीटीआई अच्छी है।
हर एक जगह अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। एग्जैक्टली। तो वो तो अवाम फैसला करेंगे, लेकिन एक दफ़ा फैसला हायर जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट और कुछ बड़े लोगों को करना पड़ेगा जो न्यूट्रल सियासतदान हैं, जैसे फ़खर इमाम साहब हैं, जी। जैसे मुशाहिद अली सैयद हैं, और लोग भी हैं, दुरानी साहब हैं। दुरानी ये साहब ने काफी किरदार अदा किया। जी, ये सभी लोग इस काबिल हैं जी। कि वो कर सकते हैं। मीडिया में कुछ लोग हैं, ये और कोई पुराने वेटरन्स में देखा जा सकता है। तो उन लोगों को बिठाकर एक इंटरम सेटअप बनाएं जी। जो टेक्निकली भी अच्छा हो, पॉलिटिकली भी बैलेंस्ड हो, और वो इस बात को समझता हो कि आगे चलने का एक ही रास्ता है कि साफ शफाफ इंतखाबात जी। हों जी। और जिसका हक बनता है उसके हवाले किया जाए और तमाम लोग अपने अपने काम पे वापस चले जाएं। सर, मौजूदा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, आपको क्या लगता है कि सब इनसे खुश हैं, एस्टेब्लिशमेंट खुश है, तो क्या एट द एंड ऑफ द टाइम एस्टेब्लिशमेंट उनके सर से अपना हाथ उठाएगी? उनसे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट खुश है, अच्छा। ये मेरा अंदाज़ा है, हुँ। गलत हो सकता है। या कोई बहुत करीबी लोग जो उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं वो खुश हुँ। होंगे। बाकी जो काम कर रही है वो तो जो लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अब जैसे अगर इकॉनमी ठीक हुई है तो अगर शहबाज शरीफ साहब कहें ना, वो तो कहते हैं कि मेहरबानी है, हमारे मेहरबानी सर है। का ताज है। तो जो भी काम हो रहा है वो आपको पता है कि कौन कर रहा है, और मैं उन कामों की तायद कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ जाए, आप उनको लीड दें और उनके साथ खड़े हो जाएं, उनकी हुँ। पुष्टपना हो जाएं। उनको कहें जी आप बताएं कि ये काम जो हमने बड़े मंसूबे शुरू किए हुए हैं इनको हम आगे बढ़ाएं, और अपना जहन इस्तेमाल करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी इस्तेमाल करें, अपना मसल इस्तेमाल करें। मैं स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। जी। और इसको जो है ना, जो हायर जुडिशरी है इसमें जो प्रॉब्लम पैदा हुए हैं इनको सीधा करने की ज़रूरत है। ये 2-3 काम हो जाएँ। मीडिया को जो गैग किया हुआ है कि बात नहीं करने देते, उनको बात करने दें। उससे तनव्वुर आएगा, वैरायटी आएगी सोच की, और सोच बेहतर होगी, अवाम का गुस्सा कम होगा, और मेरा ख़्याल हम जो मैं बातचीत कर रहा हूँ इसमें सबके लिए फ़ायदा है। और इसमें मैं ठंडा करने की बात कर रहा हूँ माहौल को, और मैं कह रहा हूँ तो जो उधर दो जो कि असल आपके दुश्मन हैं, और आपस की दुश्मनियाँ ख़त्म करो, क्योंकि वही हैं जिन्होंने आपके पीछे, ये जो हमारे दुश्मन हैं, टीटीपी, बीएलए, बीआरए, बलूचिस्तान, एक्स एक्स फाटा, ट्रू। और ये केपीके, ये जहाँ जितनी ये मुसीबतें हैं, ये उसके पीछे शाखसाने वही हैं जो आज हमें धमकियाँ दे रहे हैं। एग्ज़ैक्टली सर। तो अगर हमने उनका मुकाबला करना है और जो पॉलिटिकल इनके फेसेस हैं उनसे बात करनी है, तो आपको पॉलिटिकल लोग चाहिए होंगे, और वो पॉलिटिकल लोग चाहिए होंगे जो असल में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। फिर ये काम आगे चलेगा। जबकि शरीफ बरादरान ये कहते हैं कि जब मुल्क खुशहाल होता है, मुल्क में तरक्की आती है, उस वक़्त शरीफ बरादरान की हुकूमत आती है, जैसे कि रोड बनते हैं। वो अपने आप को रोड के मंसूबों के साथ तशबीह करते हैं। ठीक है, ऐसे तो अगर ये बात, अगर अब जो मैं बात करूँगा ये रिकॉर्ड से चेक कर लें जो मैं कहने वाला हूँ। जी। मुल्क में जो बेहतरीन मुआशी तरक्कियाँ हुई हैं हुँ, हुँ। मुख्तलिफ दौरों में, अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, इनमें इन दौरों में हुई है, लेकिन उसमें हमने अपना पॉलिटिकल जो है ना कैपिटल वो खोया है। तो सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी होती है, आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो नवाज शरीफ साहब से कोई ये पूछे कि पिछले 3 साल से तो आप ही हैं ना, पहले एक पीडीएम 1 थी, फिर एक इंटरम गवर्नमेंट थी, फिर एग्ज़ैक्टली। पीडीएम 2 है, ये तो जो तरक्की है वो तो सबको नज़र आ रही है। बिल्कुल। सर, शहबाज शरीफ की जो डायरेक्शन है वो क्या सही सही सिमत पे है, दुरुस्त जा रही है? देखिए उनकी डायरेक्शन तो एक ही है ना, और हुँ। वो मैंने आपको बता दिया कि जी, पिंडी जी। है। तो एक बिल्कुल। लिहाज से वो एक इस लिहाज से ठीक है कि कोई खींचातानी नहीं है, बस यस सर है। हुँ, हुँ। और लेकिन उसमें फिर बहुत सारे खतरात हैं। यस सर है, फिर बॉस नाराज़ हो गए तो? हाँ, तो ये मसला है, तो नहीं उसमें ये है कि जो मैं बातचीत कर रहा हूँ जी। उसमें चूँकि फ़ायदा सबका है, असल बात तो हमने देखना है फ़ायदा मुल्क का, मुल्क के अवाम का। ये नहीं देखना कि भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा है या किसी एस्टेब्लिशमेंट के हिस्से का फ़ायदा है। ये मुल्क और मुल्क के अवाम सबसे अहम है, और उसको आगे चलाने के लिए और कोई इस वक़्त मेरी नज़र में तरीक़ाकार नहीं, किसी और के ज़हन में है तो बता दे। अगर कोई ये समझता है कि ऐसे ही चलाते रहें धक्के से और ये ठीक हो जाएगा जब इकॉनमी ठीक होगी, तो बेटा जी, ये जो इकॉनमी होती है और जो पॉलिटिक्स होती है और जो सिक्योरिटी होती है, ये आपस में मिले हुए होते हैं। मिले हुए होते ये हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं पहले ये ठीक कर लूँगा फिर वो ठीक हो जाएगा। और इन सब में कहा जाता है कि सियासतदान सबसे होशियार चालाक होते हैं। हाँ, नहीं वो तो इसमें तो कोई शक नहीं, सियासतदान कभी इसमें अपने तो कोई बाप के शक भी नहीं नहीं। बनते। उसमें तो ये है कि चूँकि उनकी ट्रेनिंग है ना, जी, जी। उनकी ट्रेनिंग है।
अब मेरे जैसा जर्नैल तो जब आएगा तो उसको तो कोई समझ नहीं आएगी कि ये क्या साहब, तो वो तो अपना अपना मुहब्बे वतन होगा, अपनी तरफ से वो सोचेगा कैसे होना चाहिए, लेकिन उसकी ट्रेनिंग, उसकी सोच पॉलिटिकल नहीं हो सकती। जी, जी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी वो इतना नहीं समझ सकता, और इंटरनल पॉलिटिक्स को तो उसकी समझ बहुत कम होती है। तो इस चीज़ को मानने की ज़रूरत है कि इसके लिए हमें जो हकीकी रिप्रेजेंटेटिव हैं अवाम के, उनकी मदद की ज़रूरत है, बल्कि हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये एक बात है मेरा ख्याल सर, में। मौजूदा आर्मी चीफ की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने ये बागडोर संभाली थी। जी, तो सिवाय उन पॉलिसियों के जिनका मैं कह रहा हूँ कि भी किसके साथ खड़ा होना चाहिए, किसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। एक तो वो बहुत बहादुर हैं, जी। प्रोफेशनल हैं, हुँ, और बहुत तनदेही के साथ कोशिश कर रहे हैं मईशत को सँभालने की, और जी, जी। ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की, और ये और जितने काम हो रहे हैं ये मिनरल्स वाले। लेकिन इन कामों के अंदर हर जगह जो रुकावट आ जाती है वो पॉलिटिकल रुकावट आ जाती है। पॉलिटिकल आ जाती है। और जो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप है वो चूँकि अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता, इसलिए वो इस मामले को हल नहीं कर सकते। जो ही ये यही काम करते रहें, इसी जज्बे के साथ करते रहें, जो ही कोई अवाम की रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आ जाएगी तो वो इतने अच्छा मिलजुल कर ये काम होगा। यही आर्मी चीफ के साथ आप वो नए जो भी वज़ीर आज़म होंगे, आप देखेंगे कि मुल्क बहुत तरक्की करेगा। सर, क्या सवाल तो सबसे अहम जो पैदा होता है, जो अवाम की तरफ तरफ से ये सवाल जो मैं कर रही हूँ, कि क्या सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए? नहीं, ये तो कोई भी नहीं कहता, हुँ, ये तो मैं भी नहीं कहता, और एस्टेब्लिशमेंट खुद भी शायद नहीं कहती। लेकिन लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जी, इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कोई शक जी। नहीं है। अगर कोई कहे कि नहीं है तो वो झूठ होगा। हुँ, लेकिन बात ये है कि उसके मुहर्रिकात क्या हैं, ये भी देखना चाहिए कि ये जी, इन्वॉल्वमेंट जी। क्यों है। सबसे पहले अयूब खान को वर्दी में किसने अपना डिफेंस मिनिस्टर बनाया था, और उसके बाद फिर कैसे मामलात चलते रहे, कौन किसके कंधे पे सवार होके आता है, जी, जी, बिल्कुल। पहले कौन किसके कंधे किसके इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब आपको शौक है मेरे कंधों पे चढ़ने का, तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है आपके साथ चलने पे। तो ये बातें हैं। जी, तो ये जी। मैं मानता हूँ कि इनको खींच कर लाने वाले लोग और हैं, लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि इतना इंसान को वो नहीं होना चाहिए, आप यूँ समझें कि वो जिस किसी के कहने पर आ जाए कि जी आप आ जाएँ जी, हम आपके बगैर नहीं रह, आप कहें जी जी, जी। आप जब कोई कहे ना कि आप हमारे सर का ताज हैं, आपको जी बहुत मेहरबानी, ये अवाम हमारे सर का ताज है, ये मुल्क हमारे सर का ताज है, जी, जी, बिल्कुल। हम इसके सर्विस करने वाले हैं। हुँ। आप अपने काम से काम रखें, हमें अपने सर का ताज ना बनाएँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक़्त थैंक दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।